लास्ट देखें, उठाना की अकर्मक क्रिया, उठाना की अकर्मक क्रिया, उठाना की अकर्मक क्रिया क्या है? तो उठाना की अकर्मक क्रिया है उठना। क्या है? उठाना, उठना क्या है? उठना। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा कैसा वाक्य है? अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताएं किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है पूर्व, किस प्रकार का वाक्य है? पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य है। 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 पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया, वह क्रिया जो, वह क्रिया जो दूसरी, जो दूसरी क्रिया, जो दूसरी क्रिया के पहले होती है, वह क्रिया जो दूसरी क्रिया के पहले होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आगे है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो नोट करें, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब और डीपली चलें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और उसके बाद है सर्वनामों की, यदि यदि भाई साहब पूछी जाए सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की टोटल संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 लगा कर आएंगे, कितनी होती है? 11 लगा कर आएंगे, कितनी होती है? 11। समझाना, गिराना, जगाना। समझाना, 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 जगाना। समझाना, समझाना के बाद है जगाना, और जगाना के बाद है गिराना, गिराना, और गिराना के बाद है सुनाना, सुनाना। किस प्रकार की क्रिया है? 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 सुनाना, जगाना, समझाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। जल्दी से जाकर कैरियर विजन एकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, और कमेंट भी बताइए दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आज का लेक्चर 3 है मेरा। तो देखें, क्वेश्चन है समझाना, जगाना, गिराना, सुनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल है, प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल है। आगे क्वेश्चन है, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है, काल का अर्थ होता है, काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो क्वेश्चन है वर्तमान काल भैया, वर्तमान काल, और वर्तमान काल के बाद है भूतकाल, और भूतकाल के बाद है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक। यदि क्वेश्चन आ जाए कि काल का अर्थ क्या होता है, तो समय होता है। काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। और कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी, लोग, एक वाक्य है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे किस प्रकार का वाक्य है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। तो यह वाक्य है अपूर्ण भूतकाल। किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। जैसे और एग्जाम्पल देखें, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सुरेश गीत गा रहा था। मोहन, मोहन, मोहन खेत जा रहा था। मोहन खेत जा रहा था। मोहन खेत जा रहा था। ये सभी अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल हैं।
किसके हैं? तो अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल है। आगे है मैंने आम खा लिया है, किस प्रकार का वाक्य है? मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने आम खा लिया है, खा लिया है मतलब कि अभी तुरंत की बात हो रही है, अभी की बात, यानी कि कैसा वाक्य है? आसन्न भूत वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो ये वाक्य है आसन्न। खा लिया है कैसा वाक्य है? तो आसन्न भूत का। कैसा वाक्य है? आसन्न भूत वाक्य, आसन्न भूत का एग्जाम्पल है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर, यदि दोस्तों प्रयोग के आधार पर आ जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो लगा के आना 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से वो भेद हैं? तो साधारण, संयोजक और अनुबंध। साधारण, साधारण और साधारण के बाद है संयोजक, और संयोजक के बाद है, संयोजक के बाद है अनुबंध, अनुबंध। यदि आ जाए कि प्रयोग की दृष्टि से या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन? साधारण, संयोजक और अनुबंध होते हैं। साधारण, संयोजक और अनुबंध होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। यदि क्वेश्चन आ जाए कि यौगिक क्रिया के कितने होते हैं, तो यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट। अर्थ के आधार पर अभी पूछा था, प्रयोग के आधार पर अब है क्वेश्चन है अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार, प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक, स्थानवाचक के बाद है कालवाचक, स्थान के बाद है कालवाचक, और कालवाचक के बाद है रीतिवाचक, रीतिवाचक, और रीतिवाचक के बाद है, रीतिवाचक के बाद है, रीतिवाचक के बाद है परिमाणवाचक, रीतिवाचक के बाद है परिमाणवाचक, 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 परिमाणवाचक। तो देखें, यदि क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। यदि आ जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन? रूढ़ क्रिया। कौन कौन? तो रूढ़ क्रिया, और रूढ़ के बाद है यौगिक क्रिया, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। यदि आ जाए यौगिक क्रिया के कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि आ जाए अर्थ की दृष्टि से, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय को ही दोस्तों अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। नोट कर लें, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक, संबंधवाचक अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। यदि आ जाए कि अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं? अब रस में चलें तो रस के यदि दोस्तों अंग पूछे जाएं, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि
हिंदी में दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में रसों की संख्या, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में रसों की संख्या होती है 11। हिंदी में रसों की संख्या होती है 11। यदि आ जाए कि रस के प्रकार, रस के प्रकार या भेद, रस के प्रकार या भेद, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार, किनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, वेरी मोस्ट है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, रस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और आपको कैरियर विजन एकेडमी ऐप पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे लेक्चर बाय लेक्चर आपको क्लास मिलेगी, हिंदी, यूपी स्पेशल एंड जीके। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या 8 होती है। किस रस को 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 भरत मुनि ने, दोस्तों किस रस को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र में नहीं रखा है, नाट्यशास्त्र में नहीं रखा है। तो वो कौन सा रस है, तो वो रस है शांत रस। वो कौन सा रस है, शांत रस। शांत रस को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के अनुसार या अंतर्गत नहीं रखा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। 8 होती है, कितनी होती है, तो 8 होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधान भाव या मुख्य भाव किसे कहते हैं, प्रधान भाव या मुख्य भाव, प्रधान भाव या इसी को बोलते हैं मुख्य भाव, प्रधान भाव या मुख्य भाव किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, जी कहते हैं स्थाई भाव को। किसको कहते हैं, स्थाई भाव को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्थाई भाव को कहते हैं। स्थाई भाव की बात आ जाए तो जल्दी से स्थाई भाव बताएं। शांत रस का स्थाई भाव, दोस्तों शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है, शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निर्वेद, कई बार पेपर में भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। तो शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है। उसी प्रकार दोस्तों वीर रस का स्थाई भाव, जल्दी बताएं, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। उसी प्रकार करुण रस का स्थाई भाव, करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है, करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है, शोक होता है। बीभत्स रस का स्थाई भाव, दोस्तों बीभत्स रस का स्थाई भाव जल्दी बताएं। बीभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जुगुप्सा या घृणा होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम होता है। अद्भुत रस का बताएं दोस्तों, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का स्थाई भाव आश्चर्य 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 या विस्मय होता है, आश्चर्य या विस्मय होता है, आश्चर्य या विस्मय होता है। आगे देखें, अभी और आगे हैं। यदि आ जाए कि भक्ति रस का स्थाई भाव क्या होता है, भक्ति रस का स्थाई भाव भगवत विषय होता है। क्या होता है दोस्तों, भगवत विषय होता है, भगवत विषय होता है, भगवत विषय होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, वात्सल रस का सम्राट या वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आंसर क्वेश्चन लिखें। इसका उत्तर है सूरदास को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। सूरदास की रचनाएं बताएं दोस्तों, तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। इन्होंने किस भाषा में लिखा है, इन्होंने किस भाषा का उपयोग किया है, तो ब्रज भाषा का उपयोग किया है, ब्रज भाषा का उपयोग किया है। किन के बारे में लिखा है, कृष्ण की बाल लीला के बारे में लिखा है, कृष्ण की बाल लीला के बारे में लिखा है, कृष्ण की बाल लीला के बारे में लिखा है, कृष्ण की बाल लीला के बारे में लिखा है। आगे अगला क्वेश्चन है कि अभ्यागत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी मोस्ट। अभ्यागत के बाद है अध्यादेश, अध्यादेश के बाद है अत्यधिक, अत्यधिक के बाद है उपहार, इन
शब्दों में उपसर्ग बताइए। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? अभी उपसर्ग है। और अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है। और उपहार में कौन सा उपसर्ग है? तो उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग है। और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग है। उपसर्ग की परिभाषा बताएं। तो वे शब्दांश जो शब्द के आदि में आकर, वे शब्दांश जो शब्द के आदि में आकर, आदि मतलब कि प्रारंभ में आकर, शुरू में आकर, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में आकर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के भेद बताओ। प्रत्यय के भेद बताओ दोस्तों। प्रत्यय के भेद दो होते हैं। कौन कौन? तो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के बाद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय के बाद है तद्धित प्रत्यय। दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आगे देखें। आगे देखें, रस में थे तो रस में फिर से आ जाएं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? रसों में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 33 होती है। और आचार्य देव के अनुसार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य देव के अनुसार दोस्तों, आचार्य देव के अनुसार, देव के अनुसार 34वां संचारी भाव किसे माना गया है? 34वां संचारी भाव किसे माना गया है? 34वां संचारी भाव किसे माना गया है? तो वो है छल। वो है छल। छल को आचार्य देव के अनुसार यदि क्वेश्चन आ जाए, आचार्य देव के अनुसार 34वां संचारी भाव किसे माना गया है? तो छल को माना गया है। छल को माना गया है। संचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है दोस्तों। व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ दोस्तों समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। सभी रसों का अधिपति, सभी रसों का अधिपति, सभी रसों का अधिपति, सभी रसों का अधिपति, या रसराज, या रसराज, या रसपति, या रसपति किसको कहा जाता है? रसपति किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएं, किसको कहा जाता है? तो ये आंसर है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को ही रसपति, रसपति श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। क्वेश्चन यदि आ जाए दोस्तों कि सभी रसों का अधिपति, सभी रसों का राजा, सभी रसों का राजा, सभी रसों का पति, या सभी रसों का अधिपति, या रसपति, या रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। उसी प्रकार शांत रस का निर्वेद होता है। उसी प्रकार करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। फिर आगे देखें कि वर्णों का प्रयोग, टा ठा डाढ़ा, टा ठा और डा और ढा, टा ठा डाढ़ा वर्णों का प्रयोग किस गुण में होता है? वर्णों का प्रयोग किस गुण में होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुण में होता है? किस गुण में होता है? नोट करें और जल्दी से बताएं। नोट करें और जल्दी से बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टा, टा के बाद ठा, ठा के बाद डा, डा के बाद ढड़कना। वर्णों का प्रयोग किस गुण में होता है? तो आंसर है इसमें, जल्दी से बताएं आंसर क्या है? जल्दी से बताएं आप लोग, आंसर क्या है? तो आंसर है इसका माधुर्य गुण में होता है। किसमें होता है? माधुर्य गुण में होता है। माधुर्य गुण। अब देखें, माधुर्य गुण की बात आ गई तो हमने कल की क्लास में लेक्चर 2 में हमने बताया था कि काव्य के कितने गुण होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, या काव्य के कितने गुण होते हैं। तो काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 3 गुण होते हैं। कौन से गुण? एक बताया था हमने ओज गुण, ओज गुण, और ओज के बाद बताया था प्रासाद गुण, प्रासाद गुण, और प्रसाद के बाद बताया था माधुर्य गुण। क्या बताया था? माधुर्य गुण। क्या बताया था? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण बताया था।
क्या बताया था? माधुर गुण। तो यदि आ जाए दोस्तों कि टा, ठा, डा, ढा वर्णों का प्रयोग किस गुण में होता है? तो माधुर्य गुण में होता है। किस गुण में होता है? तो माधुर्य गुण में होता है। अब आगे चलें अलंकार। तो अलंकार की तरफ चलें अगर दोस्तों, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और दूसरा होता है शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। दूसरा होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। और 3 कौन कौन से हैं वो? तो यमक अलंकार, और यमक के बाद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमक अलंकार, और यमक अलंकार के बाद है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास के बाद है श्लेष अलंकार। अनुप्रास के बाद है श्लेष अलंकार। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा यूपी पुलिस में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो आप लगा के आएंगे, या तो उसमें आएगा यमक अलंकार, या अनुप्रास अलंकार, या श्लेष अलंकार। कोई भी आपको ऑप्शन दिखाई दे जाए आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तेरी बरछी ने बरछीने हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं। बरछीने हैं। जल्दी से बताएं किस अलंकार का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है यमक अलंकार का। किसका है? यमक अलंकार का। यमक अलंकार की और भी एग्जाम्पल देखें तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है, सजना है, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। और देखें आगे, आगे है 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। और एक और एग्जाम्पल है सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली। जे पंक्तियां भी यमक अलंकार की, यमक अलंकार का उदाहरण है। और आगे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे, ऊंचे के बाद है घोर, घोर के बाद है मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, के अंदर रहनवारी, रहनवारी ऊंचे घोर, ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर के अंदर रहती है, अंदर रहती है। इस प्रकार तो ये पंक्ति भी यमक अलंकार की एग्जाम्पल है। यमक अलंकार का उदाहरण यदि पूछा जाए तेरी बरछी ने किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का। सजना है मुझे सजना के लिए किसका एग्जाम्पल है? यमक अलंकार की। तेरी बरछी ने है किसका है? यमक अलंकार का। यदि आ जाए कि 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, तो यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली, चली सारंग चहु सारंग की ओर, यमक अलंकार। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। और कनक कनकती सौगुनी मादकता आदि का। और भी एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा के घमंड घटा वाले एग्जाम्पल भी यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। और कनक कनकती सौगुनी मादकता का, ये तो दोस्तों आपको याद ही होगा। फिर आगे है क्वेश्चन रेहन पर रघु, रेहन, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किसकी रचना है? रेहन पर रघु किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो इसके जल्दी से बताओ दोस्तों, रेहन पर रघु किसकी रचना है? इंपोर्टेंट है। तो ये है काशीनाथ की। किसकी रचना है? काशीनाथ की। किसकी रचना है? काशीनाथ की रचना है। काशीनाथ एक लेखक थे, उनकी रचना है रेहन पर रघु, उनकी रचना है रेहन पर रघु। सनी देओल की मूवी तो देखी होगी घातक, कातिया, कातिया सभी को एक साथ मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा। ठीक, काशीनाथ, रेहन पर रघु किसकी रचना है? काशीनाथ की रचना है। किसकी रचना है? काशीनाथ की रचना है। आगे देखें यशोधरा, यशोधरा किस काव्य का उदाहरण है? यशोधरा, यशोधरा पहले तो दोस्तों ये बताएं कि यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यदि पूछा जाए यह किस काव्य का एग्जाम्पल है, तो यह है
चंपू काव्य का एग्जाम्पल है। चंपू काव्य, कितने लोग चंपू काव्य नहीं जानते दोस्तों? तो चंपू काव्य आज हम बता दें कि अगर पेपर में आ जाए कि यशोधरा किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त को ही कैसा कवि कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्रीय कवि से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। चंपू काव्य, चंपू काव्य क्या है? चंपू काव्य गद्य और पद्य की, गद्य प्लस पद्य की, गद्य प्लस पद्य की मिली जुली शैली है। गद्य प्लस पद्य की मिली जुली शैली है। यदि पेपर में आ जाए कि गद्य और पद्य की मिली जुली शैली क्या है, तो चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है, चंपू काव्य है, चंपू काव्य है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है सुख सागर। हिंदी के प्रथम, पहले जी बताएं, हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर के लेखक बताएं। सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक कौन है? हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे दोस्तों। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। सुख सागर के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं। आगे देखें, यदि क्वेश्चन आ जाए कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? जल्दी से बताएं, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है। यदि आ जाए हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। सुख सागर के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? हंस, हंस नामक पत्रिका है जी। हंस पत्रिका का प्रकाशन, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? जल्दी से बताएं, किस शहर से हुआ? हंस पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से हुआ है? तो ये हुआ है बनारस, बनारस। यदि यूपी की बात करें तो बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से जानी जाती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और बनारसी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती है, बनारसी साड़ियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पे बनारस में। और भारत माता मंदिर भी कहाँ है? भारत माता मंदिर भी कहाँ पर है? तो भारत माता मंदिर भी बनारस में है। और बमरौली और सॉरी बाबतपुर, बाबतपुर, बाबतपुर हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये भी बनारस में है। और बनारस की बात करें तो हंस पत्रिका का प्रकाशन तो बनारस में हुआ। और हंस पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो प्रकाशक थे प्रेमचंद। कौन थे? प्रकाशक थे प्रेमचंद। कब की थी इन्होंने इसका प्रकाशन कब किया था? हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद ने 1986 में किया था, 1986 में किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट कर लें सब लोग। तो आगे देखें, प्रथम प्रथम पत्रिका, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? हिंदी का यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम पत्र किसका है जी, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उसका नाम बताएं दोस्तों, सबको याद है, उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत, उदंत के बाद है मार्तंड, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड को किसने लिखा, किसने प्रकाशन? जुगल किशोर ने। किसने? जुगल किशोर ने। जुगल किशोर इसके लेखक हैं, इसको प्रकाशन करने वाले जुगल किशोर। कहाँ पर प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कब हुआ? 1826 में, 1826 ईस्वी में कोलकाता। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र आ जाए तो उदंत मार्तंड, जुगल किशोर इसके लेखक हैं, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, सन 1826 में प्रकाशन हुआ था। आगे क्वेश्चन है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 में, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए, उर्वशी रचना के लिए किसे मिला था? उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को दिया गया था, दिनकर जी को दिया गया था,
दिनकर जी को दिया गया था, दिया गया था, दिनकर जी को दिया गया था। परमाल रासो किसकी रचना है दोस्तों? परमाल रासो, परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। परमाल रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। परमाल रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना परमाल रासो किसकी है? चंद्रवरदाई। अब आगे चलें तो आलाखंड, 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 आलाखंड के लेखक कौन है? आलाखंड के लेखक हैं जगनिक। आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक। आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक। परमाल रासो भी आलाखंड को कहते हैं। और चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, आलाखंड को ही परमाल रासो कहते हैं और परमाल रासो के लेखक जगनिक है। परमाल रासो के लेखक जगनिक। बीसल देव रासो किसकी है? बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की, नरपति नाल की रचना है, 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 नरपति नाल की रचना है। आगे है कवियों का कवि, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि, जल्दी से बताएं दोस्तों, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को। मैथिल कोकिल के नाम से कौन, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से कौन फेमस है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन फेमस है? जल्दी से बताएं। तो विद्यापति, 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 विद्यापति ने अपनी अधिकांश रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो मैथिली भाषा का। और मैथिली भाषा का प्रयोग करने से ही इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचना है एक कीर्तिलता, कीर्तिलता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरी रचना कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता के लेखक कौन है? तो वो हैं विद्यापति। और एक और इनकी फेवरेट रचना है पदावली। पदावली किसकी रचना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तीनों रचनाएं विद्यापति की। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बापू, इतिहास के आंसू, धूप छांव। बापू, और बापू के बाद है इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। वह इतिहास के आंसू के बाद है धूप छांव, धूप, धूप छांव, धूप, धूप छांव किसकी रचना है? जल्दी से बताएं। बापू, इतिहास के आंसू, धूप छांव और धूप और धुआं, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, धूप और धुआं, धूप और धुआं और परशुराम की, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की और रचना है रेणुका, और रेणुका के बाद है हुंकार, और हुंकार के बाद है कुरुक्षेत्र, 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 हुंकार, कुरुक्षेत्र। और एक और है उर्वशी, उर्वशी रचना, उर्वशी रचना, उर्वशी। तो बापू, और बापू के बाद है, बापू के बाद है इतिहास, इतिहास के बाद इतिहास के आंसू, धूप और छांव, धूप और छांव के बाद धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की रचनाएं हैं, दिनकर की रचनाएं हैं। प्रेम पथिक, करुणालय और कानन कुसुम। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक,
प्रेम पथिक, प्रेम पथित के बाद है कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम के बाद है करुणा, और करुणा के बाद है करुणालय, 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 और करुणालय के बाद है इरावती, और इरावती के बाद है राज्यश्री, राजश्री, राजश्री, राजश्री के बाद है लहर, और लहर के बाद है आंसू, आंसू के बाद है झरना, और झरना के बाद है जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बताएं शेर बलिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेर बलिया के नाम से, शेर बलिया के नाम से नोट करें चित्तू पांडे को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चित्तू पांडे को जाना जाता है। और मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में तो सुना होगा भैया, मंगल पांडे, मंगल पांडे बैरकपुर, 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 बैरकपुर मेरठ, मेरठ 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित। सुरहा ताल के नाम से, सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है ये भैया, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला। यदि क्वेश्चन आ जाए शेर बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है, मंगल पांडे बैरकपुर मेरठ 1857 क्रांति से संबंधित है। और मेरठ की बात आ गई तो मेरठ में देखें सरधना एक जगह है इधर पे सरधना, और सरधना में क्या है? तो सरधना में है, सरधना में क्या है? तो सरधना, सरधना एक जगह है। तो यहाँ पर है बेगम समरू का मकबरा, बेगम समरू, यूपी स्पेशल में पूछा जाएगा। बेगम समरू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बेगम समरू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है सरधना में, ये है सरधना में। किसे? भारत का सिराज, भारत का सिराज, भारत का सिराज आ जाए, या दोस्तों आ जाए पूर्व का सिराज, क्या आ जाए? पूर्व का सिराज, भारत के सिराज या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर। और जौनपुर किस नदी के किनारे? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? जौनपुर। और अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद भी कहाँ पर है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर। किसे कान कुब्ज के नाम से जाना जाता है? किसे कान कुब्ज के नाम से जाना जाता है? कान कुब्ज के नाम से कौन फेमस है? कान कुब्ज के नाम से फेमस बताओ भैया, कान कुब्ज के नाम से फेमस कौन है? तो ये कान कुब्ज के नाम से फेमस है कन्नौज। कौन है? कन्नौज। और कन्नौज को ही इत्र नगरी भी कहते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, और कन्नौज को ही आलू नगरी कहते हैं, कन्नौज को ही आलू नगरी कहते हैं, कन्नौज को ही तंबाकू नगरी कहते हैं, तंबाकू नगरी कहते हैं, तंबाकू नगरी कहते हैं। और किसे अनुसंगी नगर कहते हैं? कौन से शहर को अनुसंगी नगर के नाम से जाना जाता है? अनुसंगी नगर के नाम से फेमस है, अनुसंगी नगर के नाम से फेमस बताओ, अनुसंगी नगर के नाम से फेमस कौन सा शहर है? तो वो है गाजियाबाद। कौन है? जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। और जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद है वो, जिला गाजियाबाद। लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर के नाम से बताओ, लक्ष्मणपुर के नाम से है लखनऊ, लक्ष्मणपुर के नाम से क्या है? लखनऊ। लखनऊ में क्या पाया जाता है? चिकनकारी। क्या पाई जाती भैया? चिकनकारी पाई जाती लखनऊ में, चिकनकारी, चिकनकारी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। आगे देखें, गोमती नदी के किनारे है ताला नगरी, ताला नगरी बताएं, ताला नगरी, ताला नगरी क्या है? तो ताला नगरी है अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। यदि आ जाए आंवला नगरी, आंवला कहाँ पर फेमस है? आंवला, आंवला, आंवला बताएं तो प्रताप, प्रतापगढ़। आंवला क्या है? प्रतापगढ़।
और यदि आ जाए यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। किसे सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से फेमस बताओ, सुहाग नगरी के नाम से फेमस कौन सा है भैया? कौन सा डिस्ट्रिक्ट सुहाग नगरी के नाम से फेमस है? वो है फिरोजाबाद। कौन है भैया? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट को सुहाग नगरी या कांच नगरी, कांच नगरी, कांच नगरी, कांच नगरी या चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद को जाना जाता है, फिरोजाबाद को। पेपर, पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी के नाम से, पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर को कहते हैं, पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर को कहते हैं। जरी कहाँ पाया जाता है? जरी, जरी पाया जाता है बरेली में, जरी बरेली में। खड़ाऊं कहाँ पर पाई जाती है? खड़ाऊं, खड़ाऊं कहाँ पर पाई जाती है भैया? एक जिला एक उत्पाद है जी, बताओ जल्दी से। पीलीभीत। कहाँ पाई जाती हैं? पीलीभीत में पाई जाती हैं। पीलीभीत में ही, पीलीभीत से किस नदी का उद्गम होता है? शारदा नदी, शारदा नदी जिसको काली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी जिसको काली नदी भी कहते हैं, जिसको काली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी जिसको काली नदी भी कहते हैं, जिसको काली नदी भी कहते हैं, जिसको काली नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसको काली नदी भी कहते हैं। आगे देखें, आगे देखें। कानपुर, कानपुर की बात करें तो कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में। और चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चीनी अनुसंधान संस्थान। और चीनी के बाद है दाल अनुसंधान संस्थान, दाल अनुसंधान संस्थान, दाल अनुसंधान संस्थान। और उसके बाद है जेके टेम्पल, जे एंड के टेम्पल, जे एंड के टेम्पल कहाँ पर है? जे एंड के टेम्पल कहाँ पर है? कानपुर। और देखें भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? भीतर गांव का मंदिर भैया कहाँ पर है? ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भीतर गांव का मंदिर भी कानपुर में। और देखें नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागरिक हवाई अड्डा, नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? और देखें नागरिक हवाई अड्डा के बाद देखें आगे, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। और कानपुर को ही औद्योगिक नगरी कहते हैं, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र औद्योगिक नगरी कौन सी है? कानपुर, उत्तर प्रदेश की एकमात्र औद्योगिक नगरी। और देखें चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर।